हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं बी फार्म सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं आज आप लोगों को बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट की यूनिट 1 को आपको बताने वाला हूँ। इसके नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसमें आपको पहली यूनिट में आप पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये सब आप पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। अ ड्रग सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वेज में, जैसे नॉर्मेलिटी में, मोलैरिटी में, मोलैलिटी में एंड मोल फ्रैक्शन में, मोल परसेंटेज में, फिर उसके मास परसेंटेज में, मोल परसेंटेज में, पार्ट्स पर मिलियन में। तो आइए देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी मतलब होता है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो 1 लीटर में प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट हो, जिसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपान नंबर ऑफ लीटर। बात करते हैं मोलैरिटी की, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी m इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी मोलैरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी मीन्स होता है द नंबर ऑफ सॉल्यूट present in per kilogram of solvent. Molarity, the number of solute present in per kilogram of solvent. तो इसको हम कैलकुलेट ऐसे करते हैं। मोलैरिटी m इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको दो प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर हम सॉल्यूट का डिफाइन करते हैं तो उसमें लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले लिखते हैं, फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिख के कैलकुलेट करते हैं। वहीं बात अगर सॉल्वेंट की हो तो वही सेम थिंग यहाँ भी होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब बात करते हैं मास परसेंटेज की। द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ कैपिटल ए इंटू टोटल मास इंटू 100। बात करते हैं मोल परसेंटेज की। द मोल परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करते हैं मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है मास ऑफ ए अपान टोटल मास इंटू 100। देन आता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको आप 12th में ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन इसको इसी से हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए बात करते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन की। द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन इन पार्ट्स पर मिलियन इज डिफाइंड एज ppm ए इक्वल टू ppm ए का मतलब यहाँ पे है कि सॉल्यूशन ए का हम पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं, तो यहाँ ppm ए लिखेंगे। ppm ऑफ ए तो मास ऑफ ए अपान टोटल मास इंटू 10⁻⁶। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम डिफ़ाइन करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच कैन बी डिजॉल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो डिज़ॉल्व होते हैं 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में, उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग कहते हैं। और मतलब हम
अगर एक सॉल्वेंट लेते हैं और एक सॉल्यूट पार्टिकल लेते हैं, जैसे शुगर लेते हैं, इसको जब सॉल्वेंट में डालेंगे, 100 ml के सॉल्वेंट में डालेंगे, तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट, उसके बाद डिज़ोल्व इसमें ना हो तो उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। देयर आर दोज फैक्टर्स विच कैन अफेक्टेड अल्टर, दैट इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो हम फैक्टर अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी का फैक्टर अफेक्ट होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ हो जाती है ड्रग। तो 3 फैक्टर हैं इसमें, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। बात करते हैं पहले सॉलिड इन लिक्विड की। इन दिस वेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर लिक्विड फॉर्म एंड देन सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड। मतलब सॉलिड जो है सॉल्यूट होगा और लिक्विड जो है हम उसको सॉल्वेंट मानेंगे। तो सॉलिड के जो पार्टिकल, सॉलिड जो सॉल्यूट है कहते हैं हम इसको, इसके पार्टिकल जब लिक्विड पार्टिकल्स में डिज़ोल्व होते हैं तो उसको सॉलिड इन लिक्विड कहते हैं। इसके फैक्टर्स हैं, सॉलिड इन लिक्विड के फैक्टर्स हैं नेचर, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, बस ये 3 हैं इसके फैक्टर्स। तो पहले नेचर कैसे अफेक्ट करता है सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पर। तो नेचर अफेक्ट करता है, अगर नेचर सेम हो तो सॉल्युबिलिटी अच्छी रहेगी, अगर नेचर सेम नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी अच्छे से नहीं होगी, मतलब ड्रग अच्छे से सॉल्युबल नहीं होगा, हमको कुछ और उसमें करना पड़ेगा। सरफेस एरिया, इफ़ सरफेस एरिया इज़ मोर देन सॉल्युबिलिटी इज़ इंक्रीज। अगर हमारे सॉल्यूट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तब उसमें ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं। देन टेम्परेचर, इन दिस व्हेन वी डिज़ोल्व सॉलिड इनटू लिक्विड देन 2 रिएक्शन फॉर्म। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं या लिक्विड को सॉलिड में डिज़ोल्व करते हैं तो हमको 2 रिएक्शन प्राप्त होती हैं। एक रिएक्शन है एक्ज़ोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक। जो एक्ज़ोथर्मिक होता है ये तब होता है जब हीट रिलीज़ होती है डिज़ोल्व होने में। क्या मतलब, जब हम कोई भी चीज़ डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें से हीट निकलती है। जैसे पीओपी को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो इसमें से थोड़ी हीट निकलती है। उसके बाद एंडोथर्मिक इसमें इन विच इट एब्जॉर्ब द हीट फॉर डिज़ोल्व, मतलब ये डिज़ोल्व होने के लिए इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे शुगर इन वाटर, जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हम उसको हीट देते हैं जिससे वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अगर नहीं देंगे तो वो काफ़ी टाइम लेगा और अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा, उसके शुगर के पार्टिकल्स उसमें रह जाएंगे। फिर आती है लिक्विड इन लिक्विड, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन लिक्विड फॉर्म। मतलब ये जो लिक्विड इन लिक्विड है इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड में रहेगा एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड में रहेगा। दोनों जब एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो उसको कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड। इसके फैक्टर्स हैं, इसके भी वही फैक्टर हैं, सारे सेम फैक्टर हैं, आपको इसको एक याद कर लेंगे तो सारे सेम हैं। इसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है और नेचर है। तो पहले नेचर कैसे अफेक्ट करता है, इट फॉलोज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक मेथड। मतलब ये चाहे जैसे रहेगा उसमें भी डिज़ोल्व हो सकता है, मतलब नेचर आपका चाहे जैसा रहेगा उसमें सब ये डिज़ोल्व हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। इन दिस टेम्परेचर आर इक्वल देन सॉल्युबिलिटी इज़ इंक्रीज। मतलब अगर टेम्परेचर दोनों का बराबर है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी के। प्रेशर, इन दिस सरफेस एरिया इज़ द सेम देन सॉल्युबिलिटी इज़ इंक्रीज। मतलब हमारा दोनों का लिक्विड एंड लिक्विड का दोनों का सरफेस एरिया सेम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी।
अब बात करते हैं गैस इन लिक्विड की। थर्ड थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी की, गैस इन लिक्विड। तो इन दिस वेन सॉल्यूट एंड आर फॉर्म इन गैस एंड सॉल्वेंट आर फॉर्म इन लिक्विड। मतलब सॉल्यूट जो है गैस के फॉर्म में हो एंड सॉल्वेंट जो है लिक्विड के फॉर्म में, तो उसको हम गैस इन लिक्विड कहते हैं। इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके सरफेस एरिया है, नेचर है एंड टेम्परेचर है। पहले सरफेस नेचर के बारे में बात करते हैं। इफ़ नेचर नॉट अफेक्ट बिकॉज गैस इज़ नॉट पोलर, इट इज़ नॉन पोलर। देखो, जो गैस है इसको नेचर कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन पोलर है, मतलब इसको कुछ भी नहीं होगा नेचर से, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होता है इसको गैस इन लिक्विड में नेचर से। सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो इन दिस सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। मतलब इन द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। मतलब द मोर सरफेस एरिया सो द मोर सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर सेम वही बात है जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बात करते हैं टेम्परेचर की। इन दिस टेम्परेचर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। मतलब टेम्परेचर जो है यूनिवर्सली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी। मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी। बात करते हैं प्रेशर की। इन दिस प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। मतलब जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी के। इफ़ मोर प्रेशर इफ़ प्रेशर इज़ मोर देन सॉल्युबिलिटी इज़ मोर। आज का लास्ट टॉपिक गाइस, हम पढ़ेंगे सॉल्वेशन। सॉल्वेशन है, इट इज़ अ इंट्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट विद द सॉल्वेंट विच लीड्स टू स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूट स्पीसीज इन द सॉल्यूशन। मतलब जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये जो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है इसको सॉल्वेशन कहते हैं। It involves in bond formation, hydrogen bonding and van der Waals forces। ये इन्वॉल्व करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ये, एंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है एंड van der Waals फोर्सेज इसमें लगती हैं। तो सॉल्वेशन होता है, जैसे कि यहाँ वैकेंट साइट है सॉल्यूट में और हम सॉल्वेंट में, ये वैकेंट साइट जब फिल हो जाएगी यहाँ पे तब सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसी का ये फिल होने की जो क्रिया होती है इसको ही सॉल्वेशन कहते हैं। बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन होता है, इट इज़ अ सेम एज सॉल्वेशन। मतलब सेम एज सॉल्वेशन की तरह होता है कि इसमें भी जो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है उसको भी सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन एसोसिएशन भी सेम होता है, बट इट हैपन्स इन द आयनिक सॉल्यूट। लेकिन ये खाली आयनिक सॉल्यूट के साथ ही हैपन होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन इज ए केमिकल रिएक्शन व्हेन टू अपोजिट आयन कम्स टुगेदर। ये एसोसिएशन जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है जब दो अपोजिट रिएक्शन, मतलब अपोजिट आयन, मतलब एक पॉजिटिव आयन होगा एंड एक निगेटिव आयन होगा, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों आपस में जब बॉन्ड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसको एसोसिएशन कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पॉजिटिव आयन है, यहाँ निगेटिव आयन है, दोनों जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए, तो उसको एसोसिएशन कहते हैं। बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एंड ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल है बेंजीन एंड टॉल्यूइन एंड सेकंड एग्जांपल है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। दोनों आइडियल सॉल्यूशन है क्योंकि ये दोनों राउल्ट्स लॉ के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन या फिर इसको रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसमें विच सॉल्यूशन डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के कोई भी रूल को या फिर राउल्ट्स लॉ के रूल को सेटिस्फाई नहीं करते हैं या फिर राउल्ट्स लॉ के
रूल को नहीं फॉलो करते हैं उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं या फिर रियल सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल है इसमें एथेनॉल एंड वाटर, एंड सेकंड एग्जांपल है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। ये दोनों जब मिक्स दोनों राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं या फिर रियल सॉल्यूशन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा पार्ट 1 यूनिट 1 का समाप्त होता है। अगले लेक्चर में आपको हम प्रोवाइड करेंगे राउल्ट्स लॉ, उसके लिमिटेशन और क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और भी सब कुछ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नहीं तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप हमें संतुष्ट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।